हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं PYQ सीरीज जेई मेंस। आज आप लोगों को 2019 का एक पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप लोग जानते हो आजकल एक से ज़्यादा पेपर होते हैं क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, तो एक दिन में 2 शिफ्ट होती है, तो 5 से 6 दिन ये प्रोग्राम चलता है। तो इतने सारे पेपर्स होते हैं, तो उनमें से एक पेपर आज आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा। सोचिए इतने सारे यदि पेपर्स होंगे तो पेपर्स में थोड़ा सा कुछ पेपर्स कंपेरेटिवली ज़्यादा टफ होते हैं, कुछ कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी होते हैं, कुछ बैलेंस्ड होते हैं। तो हर बार हर एक पेपर में एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, या फिर आप लोग कह सकते हो जो कि कंपेरेटिवली हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं जिन्हें, या जिन्हें आप लोग जनरली पढ़ते नहीं हो क्लासेज में। तो एक दो क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे होते हैं। बाकी आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जो आपके NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बने हुए, लेकिन यहाँ नीट की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि सीधा सीधा आप लोगों ने क्वेश्चंस बना दिया। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस बिलो एवरेज होते हैं, हर कोई हैंडल कर सकता है। अगले 10 क्वेश्चंस वो कर सकता है जिन्होंने अच्छा ठीक ठाक बढ़िया पढ़ा है, और अगले 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस वो कर सकता है जिन्होंने डीप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन रैंक डिसाइड करने के लिए होते हैं, जो कि जनरली सिलेबस को बहुत ब्रॉड बना देते हैं। उन 2-3 क्वेश्चंस के पीछे हमें पहले नहीं भागना चाहिए। पहले हमें 10 क्वेश्चन का टारगेट रखना होता है, फिर 20 का, फिर 30 का। लेकिन क्योंकि आप लोग इस तरह से प्रिपेयर कर चुके हो, आप लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजी बनाई होगी, तो चलिए बिना ज़्यादा बातें करें स्टार्ट कर देते हैं पेपर को। इसके अलावा केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे आप लोग जानते हो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट चल रहे हैं। PYQ सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीरीज भी बहुत सारी आप लोगों के साथ और मैं शेयर करूंगा। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, और बदले में आप लोगों का प्यार और आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग भी इतने ही एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, लगातार लगे रहें। पेपर करते टाइम आप लोग देखेंगे मैं आपके सामने लाइव पेपर सॉल्व करूंगा। आप लोगों को खुद ही एहसास हो जाएगा कहाँ मिस्टेक्स होती है, कहाँ मिस्टेक्स करनी होती है, और कहाँ मतलब हम जनरली मिस्टेक्स करते हैं, है ना। तो हम उन्हें कैसे ओवरकम करेंगे, तो ये आप लोगों को सीखना है। तो चलिए स्क्रीन पे आ जाइए। स्क्रीन पे आप लोगों को वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 कॉम्प्लेक्सेज क्रोमियम हेक्साहाइड्रेट एंड क्रोमियम हेक्साअमोनिया। मतलब ऐसे में कॉमन ऐसे अपने तरीके से नेम ले रहा हूँ। IUPAC नेम आप लोग जानते हो। इसमें पहले आप हेक्सा एक्वा, है ना, फिर क्रोमियम लिखोगे, फिर क्लोराइड लिखोगे, तो उसमें हेक्सामाइन क्रोमियम क्लोराइड, है ना, आर वायलेट एंड येलो कलर रिस्पेक्टिवली। ये कलर इन दोनों के। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैम। सबसे पहले आप लोग एक आदत डालें, हैबिट रखें, हैबिट डालें कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को करते हैं तो आप उस वाले पोर्शन को सबसे पहले क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें, जिस वाले को आप लोगों को फाइनली सॉल्व करना है। तो इसमें इनकरेक्ट आपसे मिस्टेक क्या होगी, इनकरेक्ट या करेक्ट की मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले इनकरेक्ट को क्या कर लें, आप लोग अंडरलाइन कर लें। सबसे पहला डेल्टा O वैल्यूज ऑफ A एंड B आर कैलकुलेटेड फ्रॉम एनर्जीज ऑफ वॉयलेट एंड येलो लाइट। बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा है CFSE वैल्यूज, तो हम लोगों ने कलर से एनर्जी कैलकुलेट करना नहीं सीखा है। मे बी अब आगे वाले ऑप्शंस देखते हैं कि आगे वाले ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन से सीधा डिसाइड कभी नहीं करें। बोथ आर पैरामैग्नेटिक विद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली ऐसा है, क्यों है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्रोमियम +3 स्टेट में दोनों में ही, और क्रोमियम यदि +3 है तो D क्या होगा, 3 होगा। अब आप लोग जानते हो कि जब स्प्लिटिंग होती है, D यदि 3 है तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है D में। देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन D, आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब जब स्प्लिटिंग होगी तो आप लोग जानते हो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो T2G लोअर एनर्जी पे होगा, EG हायर एनर्जी पे होगा। इन 2 सब सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन D3 है, तो चाहे वीक फील्ड लाइगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, हमेशा T2G3 कॉन्फ़िगरेशन ही बनेगा। तो आप लोग कह सकते हो कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी T2G3 है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी T2G3 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं। दोनों में यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो बोर मैग्नेट्रॉन में आप लोग N+N2 कैलकुलेट करोगे। मतलब आप लोग यदि क्या करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। तो दोनों पैरामैग्नेटिक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डेल्टा O वैल्यू फॉर A इज लेस देन डेल्टा O वैल्यू ऑफ B। देखिए डेल्टा O वैल्यू, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उन फैक्टर्स में से इस कंपाउंड में कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर अप्लाई हो रहा है स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितना ज़्यादा होगा
ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो हम जानते हैं कि अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर लाइगेंड देन H2O, नाइट्रोजन डोनर है, ये ऑक्सीजन डोनर है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ अमोनिया ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी इन वाटर। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% करेक्ट है। बोथ एब्जॉर्ब एनर्जीज कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये भी यूनिवर्सल थ्योरी है। तो इसका मतलब फर्स्ट ही गलत है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए फर्स्ट पे क्लिक करिए, क्लियर कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट को। मैंने थोड़ा टाइम लिया, आप लोग कह रहे होंगे सर इतना टाइम तो हमें कहाँ मिलेगा। देखिए जब आप अच्छे से पढ़ते हो चीज़ों को तो इतना टाइम लगता नहीं है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप। तो देखो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ ना उसी सीक्वेंस में फॉलो करना। पहली प्रॉपर्टी डिक्रीज होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी इंक्रीज होनी चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी पड़ती है। डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर पहले ढूंढो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो डिक्रीज हो रही हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन डिक्रीज होती है, करेक्ट बात है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी डिक्रीज होती है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन नहीं है। एटॉमिक रेशियो अप टू डाउन इंक्रीज होती है, हटा दो। गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, दोनों डिक्रीज नहीं करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, तो ये इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है। परफेक्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल, एकदम सिंपल गाय जैसा क्वेश्चन, बहुत आसान था यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो। पिछला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री वाला भी बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन a closed system at two different temperature T1 and T2. The correct graphical depiction of the dependence of work done on the final volume. तो आप लोगों को ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क होता है -nRT log V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक, अब यहाँ पे जो ग्राफ दे रखे हैं आप लोग देख रहे होंगे, हर जगह वर्क का मोड फॉर्म दे रखा है, मोड ऑफ वर्क एंड log V। तो आप लोग जानते हो यदि मोड लोगे तो साइन का कोई सेंस नहीं रह जाता। मोड का मतलब मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो विदाउट साइन, तो nRT log V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, तो मोड हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, मतलब वर्क कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब सिंपल सी बात है कि V1 एंड V2 यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन ए क्लोज सिस्टम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज किया गया, टेम्परेचर चेंज किया गया है, तो फाइनल वॉल्यूम नियरली सेम है। तो इसका मतलब जो मोड ऑफ वर्क है वो प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। मतलब वर्क आप लोग जानते हो एरिया से फाइंड आउट कर सकते हो, तो या स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लोग जानते हो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वर्क। तो T2 पे, T2 क्योंकि हायर टेम्परेचर है तो T2 पे W2 भी क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए एज कम्पेयर टू W1। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में T2 ऊपर वाली लाइन पे है, T1 नीचे वाली लाइन पे, परफेक्टली सही है। सेकंड में भी T2 ऊपर वाली लाइन में, ये तो दोनों एक जैसे ही है, शायद टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं ना, किसी एक को T1 कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को मैंने कर दिया T1 यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, T2 कर दिया, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस। ठीक, अब देखिए सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सेकंड इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सेकंड में T2 पे वर्क अमाउंट ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाईएस्ट वैल्यू, समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने टेलीग्राम ऐप पे भी एक डिस्कशन ग्रुप मैंने बना रखा है, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पुट करके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन अमंग ऑल द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। अब ट्रांजिशन मेटल, जैसे इसने कहा ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, D5। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं प्यारों, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 5। यदि 5 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकते हैं तो फिर सिंपल सी बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर n वैल्यू हाईएस्ट कितनी पॉसिबल है। उसने कहा सेंट्रल एटम ट्रांजिशन होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा कहा।
इसका बेसिक सा लॉजिक था, सिंपली है, जैसा वो कह रहा है क्वेश्चन में अगला कह रहा है वैसे वैसे सोचो, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक। तो n इक्वस टू मैक्सिमम कितना हो सकता है 5, तो म्यू इक्वस टू रूट एन n प्लस 2, आप लोग जानते हो ये क्या है, बोर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट है, n वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस 2 तो ये हो गया रूट 35, और रूट 35 नियरली 5.9 समथिंग होता है, या ऐसा मान लेते हैं 5.9 अप्रॉक्सीमेटली। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ एक ट्रिक है, आप लोग देखिए, यदि n इक्वस टू 1 है तो म्यू इक्वस टू 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.8 1.7, n इक्वस टू 2 है तो म्यू इक्वस टू 2 पॉइंट समथिंग 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 होगा, n इक्वस टू 3 है तो म्यू इक्वस टू 3 पॉइंट समथिंग 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 7 8 जो भी है, इस तरह से होता है ना। तो 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान था, देखो पेपर में क्या अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, आसान भी आएंगे, सरल भी आएंगे, कॉम्प्लेक्स भी आएंगे, है ना। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें पहले ABCD PQRS मतलब कॉलम मैच है, एक तरह से एडवांस जैसा क्वेश्चन है, करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2। तो आइटम 1 में लिख रखा है क्लोरोक्साइलिनोल, और देखो ये कितने कॉम्प्लेक्स नेम दे रखे हैं, नोरिथिनड्रॉन, सल्फेपाइरिडीन, पेनिसिलिन, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सब दवाइयाँ हैं, है ना, ये सब जो है वो फार्मास्यूटिकल नेम है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। और इनके आगे लिख रखे हैं टेस्ट, ये टेस्ट सब जाने पहचाने, कार्बेलामाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट जो है वो एसिड्स देते हैं, है ना, फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनोल या एल्कोहल फिनोल देते हैं, बेस टेस्ट जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। टेस्ट तो हमें समझ में आ रहा है लेकिन कंपाउंड हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है, देखो ये क्वेश्चन वो है, मैंने बताया था शुरू में कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो रैंक डिसाइड करने के लिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया है जहाँ से हर कोई इसे हैंडल नहीं करेगा, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बना है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं या जो बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोग पेनिसिलिन और इन सब के स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखो सल्फेपाइरिडीन जो है, सल्फेपाइरिडीन इसमें एक्चुअल में NH2 ग्रुप होता है, और आप लोग जानते हो यदि NH2 ग्रुप है तो ये ऑब्वियसली कौन सा टेस्ट देगा, कार्बल अमाइन टेस्ट देगा। तो एक तो हमें पता चल गया ये वाला। एक जो क्लोरोक्साइलिनोल है ना, क्लोरोक्साइलिनोल जो है इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिएगा। ये एक्चुअल में डिटोल है, आप लोग घर पे डिटोल तो कभी यूज़ किए होंगे, एंटीसेप्टिक जो आपने ये एवरीडे लाइफ में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। तो ये क्लोरोक्साइल है ना, तो क्लोरोक्साइलिनोल है, क्लोरोक्साइलिनोल है, तो क्लोरोक्साइलिनोल में फिनोलिक ग्रुप है, इसका मतलब ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। अब देखो बाकी सब के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करो, जो आपको कंफर्म हो गए ना, सबको सोल्व करने की ज़बरदस्ती की कोशिश नहीं करें। एक्चुअल में आप लोग क्या करें, आप स्मार्ट बने, आप लोग देखें इन दो से भी कोई आंसर बनता है क्या। तो सबसे पहले देखिए ए के लिए आर दो जगह पे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में, सी के लिए पी, तो सी के लिए पी जो है वो सेकंड एंड फोर्थ में से केवल सेकंड में, मतलब आंसर तो सेकंड होगा, मैंने कर दिया कंफर्म। और ऐसे ही ज़्यादातर लोग ऐसे ही काम करते हैं, और जेई में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कई बार, तो एक सिंगल ऑप्शन को सॉल्व करने से, कॉलम मैच में एक कॉलम को मैच करने से भी आपका आंसर बन जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो आप लोगों का नोरिथिनड्रॉन है, नोरिथिनड्रॉन में मल्टीपल बॉन्ड होता है, ये जो बी है आप लोगों का, इस बी में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अनसेचुरेशन होता है, इसलिए ये जो है बेस टेस्ट देता है। और ये जो आपका पेनिसिलिन है ना, डी, पेनिसिलिन में जो है COOH ग्रुप होता है, इसलिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देता है, मतलब CO2 वहाँ से बबल होती है ना। तो चलिए अपना आंसर इससे बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग आगे जाके पूछ सकते हो। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को बेंजीन रिंग दिखाई दे रही होगी, बेंजीन रिंग पे एक ऐसी चेन लगी हुई है जिसपे एक ब्रोमीन है। स्टेप बाय स्टेप काम करिए, घबराइए नहीं, एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करिए। KOH एक्वस, एक्वस KOH हमने बचपन से पढ़ा है। एक्वस KOH जब भी होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है विद एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स।
आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव मेरे को दिख रहा है और ये बना दो OH। अब आप लोग प्राइमरी अल्कोहल बना चुके हो हेलोजन को। अब CrO3H पॉजिटिव, CrO3H पॉजिटिव जो है ये है जॉन्स रिएजेंट, आप लोग यदि जानते हो तो जॉन्स रिएजेंट है ये। और जॉन्स रिएजेंट क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CrO3H पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड जॉन्स रिएजेंट। ये इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली ध्यान रखना, कार्बन पता चला OH की जगह COOH लिख दिया, कार्बन एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा मत कर देना। प्रीवियस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या रहेगा, OH ही रहेगा। इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे क्या किया गया है, एसिड को स्ट्रॉन्ग हीट किया गया है किसके साथ, एसिडिक मीडियम में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एसिडिक मीडियम में हीट करोगे तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात, आप जब प्रोटोनेशन करोगे, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोक्सिलिक के कंपेरेटिवली, तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना। अब इसका आपने प्रोटोनेशन कर दिया, देखिए यहाँ पे प्रोटोनेशन का मतलब है आप लोग जो है इस पे OH पॉजिटिव बना दीजिए या फिर OH2 पॉजिटिव बना दीजिए, जो आपका मन करे। तो OH पॉजिटिव इस तरह से बना दीजिए या फिर इसको OH2 पॉजिटिव बना दीजिए, एक ही बात है ना। ठीक है, दोनों में से किसी का भी प्रोटोनेशन आप कर सकते हो, एक ही बात है। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, आगे हीट किया गया है। जब हीट किया गया तो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है, बिहेव करता है और इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो एक्चुअल में ये जो वाटर है ये लॉस हो जाता है, आप इसे रहने देते हैं, वाटर लॉस हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि सबसे पहले क्या हुआ, एसिड का प्रोटोनेशन हुआ, हीट करने की वजह से कार्बोनाइल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्डिहाइड कीटोन के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो ज़्यादा बेटर होते हैं, पुअर बेस होते हैं। तो वाटर निकल जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक इसमें क्या हो जाएगा, आगे एडिशन हो जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों को एक बेंजीन रिंग बना देते हैं। इस बेंजीन रिंग पे इस कार्बन को, कार्बन का ध्यान रखिए, हिसाब किताब पूरा अपने हाथ में रखिए और ये डबल बॉन्ड O ही रहने दीजिए और इसे क्या कर दीजिए, सीधा कनेक्ट कर दीजिए, किससे, इस वाले कार्बन से। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को कहीं दिख रहा हो तो आप लोग बना दीजिए। तो अच्छा, एक चीज़ हमने खा ली और ये था एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ था, तो इस ब्रोमीन को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ब्रोमीन क्यों एक्वस KOH में रिएक्ट नहीं करा, इसका सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ, इसका कारण है ये Br है, क्योंकि ये एरोमेटिक ब्रोमीन है। एरोमेटिक मतलब रिंग पे जुड़ा हुआ, और यदि रिंग पे जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये क्या नहीं करेगा, ये कभी भी डबल बॉन्ड बना लेता है बेंजीन के साथ, तो इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। एक और बात, अब यहाँ पे ब्रोमीन होने से एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये उसी साइड क्यों जुड़ा जिस साइड हमने ड्रॉ कर रखा है, ये दूसरी साइड भी तो जुड़ सकता था। हमारे पास दो ऑप्शन थे, मतलब सेम प्रोडक्ट को मैं ब्रोमीन की साइड भी तो जोड़ सकता था। ऑप्शन में शायद दे भी रखा है, थर्ड ऑप्शन जो है ब्रोमीन की साइड जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में आप लोगों को देखना है कि वो पोजीशन जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ हो, कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है। कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ यूज होगा, या तो ब्रोमीन के ऑर्थो पे या ब्रोमीन के पैरा पे। अब देखिए ब्रोमीन एक, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रोमीन के केस में रेजोनेंस के कंपेरेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप लोग समझते हो तो। ब्रोमीन का p ऑर्बिटल बहुत बड़ा होता है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस ब्रोमीन का एक्चुअल में जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा वो -I होगा। -I बहुत डोमिनेटिंग होगा, रेजोनेंस बहुत पुअर होता है, ऑर्बिटल साइज बहुत बड़ी होती है, बिल्कुल पुअर रेजोनेंस होता है। तो अपने पास दो पोजीशन है, एक तो ऑर्थो पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है, क्योंकि हमारा यहाँ से जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, मतलब हमें जिस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाना है, या तो वो ये ऑर्थो कार्बन हो सकता है या फिर ये पैरा कार्बन हो सकता है। ध्यान से देखते रहना, या तो वो क्या हो सकता है, ऑर्थो हो सकता है या फिर वो पैरा। देखिए ये है अपना ऑर्थो, आप दोबारा मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये है पैरा। ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में देखना,
ऑर्थो वाले पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो पुअर न्यूक्लियोफाइल हो गया, जबकि पैरा वाला कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब पैरा ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए पैरा पोजीशन वाला अटैक करेगा, है ना। तो कितना मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, तीन तीन रिएक्शन, एक्वस KOH कौन से ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, एरोमेटिक से या एलिफेटिक से। सेकंड था जोन्स रिएजेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड था हीट करेंगे एसिड में तो क्या होगा, और इसमें भी पोजीशन कौन सी आपको यूज़ करनी है। तो बेस्ट आंसर होगा अपना फर्स्ट, तो फर्स्ट आंसर आप लोग इस पर लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है द ओर दैट कंटेंस बोथ आयरन एंड कॉपर। तो ये तो देखो भैया लर्न करना है। कॉपर पायरेट इज CuFeS2, ये आयरन एंड कॉपर दोनों रखता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन है जहां आपका टाइम कंज्यूम किया होगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के उसी टाइम को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। करेक्ट स्टेटमेंट अमंग A to D रिगार्डिंग सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आप लोग नहीं जानते हो या जानते हो पता नहीं, लेकिन सिलिकॉन्स इस तरह के कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन के पॉलीमर, और हर एक सिलिकॉन पे R ग्रुप जुड़े रहते हैं इस तरह से। ये R ग्रुप इस पूरी चेन को क्या बनाते हैं, इस पूरी चेन को हाइड्रोफोबिक बनाते हैं। मतलब आप एक तरह से ये वायर खींच लीजिए, ये एक सिलिकॉन ऑक्सीजन वायर है, और उसके दोनों तरफ जो है वो हाइड्रोकार्बन की एक लेयर बनी हुई है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं, थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपनी लाइफ में। मतलब प्रैक्टिकली आप लोगों की सराउंडिंग में सिलिकॉन हर जगह यूज़ होते हैं। दूसरी बात, ये बहुत हाई करंट को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, जलते नहीं हैं। मतलब इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब ये जब भी आप किसी सिलिकॉन को हीट करोगे तो वो थर्मली स्टेबल है, तब भी वो डिकम्पोज नहीं हुआ। करंट लग गया, झटका लग गया, तब भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो ढूंढना है क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। दे आर पॉलीमर विद हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, ऑब्वियसली ये करेक्ट है, मार्किंग करते चले जाएं। दे आर बायोकॉम्पेटेबल, बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बस यहाँ गड़बड़ है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गलत है। क्यों गलत है भैया लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इसका रीजन है कि वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं, वो हायर अमाउंट ऑफ करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस लगा दें। यूजुअली दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड यूज्ड एज ग्रीसेज, बिल्कुल ये ग्रीसेज की तरह यूज होते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। तो कौन कौन से करेक्ट हुए, A, B and D, एंड A, B and D आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। ये कौन सा आंसर है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत छोटी सी चीज आप लोगों को ढूंढनी थी। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड कौन स्ट्रॉन्ग होगा, इसे ढूंढने के दो तरीके हैं। सबसे पहले देखिए उस CH या जो भी हाइड्रोजन जहां पे जुड़ा हुआ है बॉन्ड कितना पोलर है। सेकंड, उससे बनने वाला प्रोडक्ट मतलब कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है। अब क्योंकि सभी बॉन्ड नियरली सेम पोलर, ऐसा मान लेते हैं CH बॉन्ड है सारे के सारे, कोई आयनिक एलिमेंट तो है नहीं कि CH NH OH इस तरह के बॉन्ड दे रखे हैं। सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, CH है। तो सीधी सी बात है, हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये बनेगा C-, इस पे जुड़े होंगे 3 ब्रोमीन। मैंने अभी भी बताया था ब्रोमीन का जो ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वो कौन सा होगा। तो फ्लोरीन में 2p, क्लोरीन में 3p, ब्रोमीन में 4p। तो इसका 4p ऑर्बिटल इतना बड़ा और इस कार्बन का 2p इतना छोटा, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा। इन दोनों के बीच का रेजोनेंस आप लोग समझ सकते हो, ये वैसा ही है कि एक 80 साल के बूढ़े प्राणी की शादी जो है वो 20 ईयर किसी ओल्ड पर्सन से कर दी जाए, तो 80 और 20 की उम्र में यदि दो जनों की मैरिज हो रही है तो वो कितना कॉम्प्लेक्स रिलेशन होगा, सेम ईयर, ये इतना ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ऐसा आप इसमें भी समझ सकते हो, CH3 में CL3 में, ये सभी ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोडीन है जिसमें इसमें 4p था, इसमें 5p ऑर्बिटल होगा, इसमें 3p ऑर्बिटल होगा, और इन सभी केसेज में क्या होती है, पुअर रेजोनेंस होता है। लेकिन साइनाइड के केस में बहुत अच्छा रेजोनेंस होता है। आप लोग देखिएगा C, अब यहाँ पे एक लोन पेयर है और ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बना देते हैं इसकी, ये लोन पेयर बना दिया भैया। अब इस पे साइनाइड जुड़े हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। आप लोग बढ़िया से समझ सकते हो कि हर एक बार हर एक साइनाइड इसको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? रेजोनेंस के थ्रू।
तो इसका लोन पेयर हर बार कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा। हर एक साइनाइड का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो बेस्ट कौन होगा? साइनाइड वाला। चलिए 9 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस फॉलो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इन द गिवन प्लॉट एक्स इज द मास एंड, ये तो हम जानते ही हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स बाई एम। एक्स क्या होता है? मास ऑफ, कितना मास एड्जॉर्ब हुआ, और एम क्या होता है? टोटल मास, है ना। तो एक्स बाई एम इक्वल्स टू के पी रेज टू 1 बाई एन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ही। इसका लॉगरिथम ले लीजिए क्योंकि लॉग में है अपना ग्राफ, तो लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू log k प्लस 1 अपॉन एन log p। ठीक है, अब हमें log p एंड log x बाई एम, तो x y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बना लीजिए इसे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आप लोगों को दिख रहा होगा। स्लोप क्या होता है? m, तो स्लोप है 1 अपॉन एन जो कि m है। स्लोप के लिए डेटा दे रखे हैं इन्होंने, तो स्लोप हो गया m इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई, तो dx कितना हो गया 2, dy कितना हो गया 4, तो 1/2, तो वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1 अपॉन एन जस्ट इक्वल्स टू 1/2, इसका मतलब पावर में 1/2 लगानी है p रेज टू। तो इस इक्वेशन में जब 1 अपॉन एन की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी वैल्यू पुट करनी है? 1/2, तो आप लोगों का आंसर हो गया 4th। समझ में आ रहा होगा? यदि आ रहा होगा तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यदि आप अभी भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो। चलिए 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इन एक्वस सोल्यूशन। पता है ये अमीनो एसिड्स जो हैं, मतलब हम जनरली यदि बायोमोलिक्यूल की बात करें और एक जेई वाले स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट करें कि वो बायोमोलिक्यूल को बहुत तकड़ा पढ़ के आएगा, तो हम नहीं करते हैं, है ना। तो हम अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर का ही पढ़ते हैं। हम शुरू के 2 अमीनो एसिड पढ़ लेते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल लर्न कर लेते हैं, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे भैया 4 अमीनो एसिड दे रखे हैं और ऊपर से पूछ भी क्या रखा है? बेसिक स्ट्रेंथ। तो चलिए सबसे पहले GLY ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, COO नेगेटिव CH2 NH3 पॉजिटिव, ये एक एम्फोटेरिक न्यूट्रल एमिनो एसिड है। एम्फोटेरिक न्यूट्रल दिख ही रहा है। नेक्स्ट ASP, ये एक्चुअल में एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड। इस एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है CHCOO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, और इसके बाद CH2 होल 4 COOH। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है। इसके स्ट्रक्चर में दिख रहा है 2 COOH ग्रुप है, एक ये रहा, एक COOH ग्रुप ये रहा। इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो है लाइसिन। लाइसिन जो है इसका स्ट्रक्चर, ये बेसिक ग्रुप होता है। लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है नियरली ऐसा ही होता है, लेकिन जहाँ डिफरेंस होता है वहाँ पे फोकस करना। ये जो है ये ग्रुप तो इसमें सेम ही होता है। तो इसमें यहाँ पे यार लाइसिन में होल 4 होता है ना, एक मिस्टेक होगी अपने से तो स्ट्रक्चर में, तो इसको कर देते हैं क्लियर। ये जो यहाँ पे होल 4 है ये नहीं होता, एक ही कार्बन यहाँ पे होता है। और अब देखिए आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता रहा था, होल 4 यहाँ पे होता है, इसमें NH2। आप लोग यहाँ फोकस करिए, सभी में ये चीज़ सेम है। ये बेसिक है क्योंकि इसमें एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा है। और अंतिम जो है अपना RJ9, तो RJ9 का स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। RJ9 का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल होता है। NH2 C डबल बॉन्ड NH CH2 होल थ्राइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हमें तो ये स्ट्रक्चर्स आते ही नहीं, तो मैंने आप लोगों को बताया था 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं प्यारों जिनमें ये वाली प्रॉब्लम रहती है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसमें कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट जुड़ा हुआ है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक जो है वो है अपना RJ9। तो ऑब्वियसली जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा pKa वैल्यू
उतनी ही स्मॉलर होगी, पी के वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ होता है। अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। तो इसका मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसके लिए होगी, Arginine के लिए होगी, ये हमें समझ में आ गया है। और Arginine के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ऐसा ऑप्शन ही एक ही है ना। तो आप लोगों को एस्पार्टिक एसिड दिख रहा होगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि वो एसिड है, एसिड के लिए पी के वैल्यू हायर होगी। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई इतने स्ट्रक्चर्स नहीं जानता है। तो आप लोग चिंता नहीं करें, एक दो क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं। यदि आप 30 में से 28 भी कर लोगे तो रैंक बहुत अच्छी आएगी, है ना। तो इतना परेशान नहीं हो इसमें। अकॉर्डिंग टू MOT, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लिथियम +2 एंड लिथियम -1। लिथियम लिथियम 2+ है ना, सॉरी, लिथियम 2+। देखो, लिथियम 2+ में लिथियम का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, 1s2 2s1। 1s2 2s1 में से दोनों का 1s2 2s1, तो ओरिजिनल जो बिना इलेक्ट्रॉन लॉस करे जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 3 होते हैं, दोनों में मिला के 6 होते हैं। अब ये कौन सा है प्यारों, ये है अपना जिसमें क्या नहीं था, जिसमें प्लस चार्ज नहीं था। अब वो बना लेते हैं जिसमें प्लस चार्ज था। तो Li2+1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दो, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दो। ऐसे लिथियम 2 1 नेगेटिव बना लीजिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। ठीक, सही किया है क्या अपन ने? नहीं 2 नहीं भैया, 3 है ना, सॉरी 3 है ना, हाँ सही किया है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें अपन ने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा डाल दिया। ठीक, ये ओरिजिनल था, ये न्यूट्रल था, यहाँ से हम लोगों ने इसे ले लिया। अब आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट करने दोनों के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए क्या होगा, देखो ये दोनों तो एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग सेम है, तो हटा दो। तो सीधा सीधा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। ये देखो BMO में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें BMO में कितने हैं, अरे यार क्या कर दिया यार, सॉरी शक्तिमान, है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ये देखिए 2s में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये जो है नशे के रिजल्ट हैं भैया, तो नशा करना आज ही छोड़ देते हैं। मैं ये बता रहा था यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2s2 सिग्मा स्टार 2s1 कर दो, है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। ठीक, तो लिथियम 2+1 इज अनस्टेबल, लिथियम 2- इज स्टेबल, ऐसा नहीं है अनस्टेबल स्टेबल, तो कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। हाँ, यदि कंपेयर किया जाता लोअर एंड हायर स्टेबिलिटी, तो लिथियम 2+1 जिसका ये वाला था, इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली, लेकिन अनस्टेबल कोई सा भी नहीं है, क्योंकि दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर हाफ हाफ हैं, तो दोनों ही स्टेबल हैं। तो बोथ आर स्टेबल ऑप्शन भी दे रखा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सिंपल सा NCERT में दे रखा है एक ऑर्डर, NCERT में एसिड्स के एकदम सिंपल बेसिक ऑर्डर दे रखा है, वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है NO2 की, फिर साइनाइड की, NO2 फिर साइनाइड फिर फ्लोरीन फिर क्लोरीन, ऑब्वियसली थर्ड करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सीधा सीधा -I स्ट्रेंथ ऑर्डर पर बेस्ड है। बाकी स्ट्रक्चर आप लोगों को आइडेंटिकल दिख रहा होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है NO2, उससे पुअर होता है अपना साइनाइड, -I इफेक्ट है ना, उससे पुअर होता है फ्लोरीन, उससे पुअर होता है क्लोरीन। ठीक, चलिए ये आंसर आसान था, हो गया। द कंपाउंड A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, ये तो अब जानी पहचानी रिएक्शन है, आप लोग जानते हो। ये आप गाटरमान रिएक्शन पढ़ते हो, ये गाटरमान रिएक्शन नहीं पढ़ते हो, सॉरी, ये तो वो है फॉर्मल्डिहाइड वाली रिएक्शन, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड एसिड की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करेगा, तो एसिड की प्रेजेंस में इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, तो इसे बना देते हैं, ये प्रोटोनेट हो जाता है कुछ इस तरह से। बेंजीन वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, तो इस पर OH पॉजिटिव बना दीजिए, इसका प्रोटोनेशन कर दीजिए। अब देखिए प्यारों, ये इस पे इस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो COH यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा,
पीछे आके कौन जुड़ गया, पीछे आके जुड़ गई बेंजीन। ओके, अब आगे AgCN आप लोगों ने पढ़ा था SN1 SN2 पढ़ते टाइम, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो जब आप NaCN लेते हो तो NaCN के केस में आप लोगों को यहीं पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। NaCN के केस में वो एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए कार्बन एंड साइनाइड दोनों ही लोन पेयर डोनर होते हैं, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। आउट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट करता है कार्बन साइड से, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCN। जब आप AgCN लेते हो तो प्रॉब्लम ये है कि AgCN में कार्बन फ्री नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन, इसलिए प्रोडक्ट बनता है RNC। तो इसमें आगे क्या डाला गया है, AgCN डाला गया है, और AgCN डालने का मतलब है यहाँ पे PH, बेंजीन को मैं PH लिख रहा हूँ, CH2NC बनेगा। तो पहले वाले का इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइल अल्कोहल। देखो बेंजाइल क्यों, क्योंकि बेंजीन पे जुड़ा पहला कार्बन होता है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक अल्कोहल, और यह है बेंजाइलिक आइसोसाइनाइड, है ना। तो बेंजाइल आइसोसाइनाइड, बेंजाइल अल्कोहल, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, मैंने थोड़ा जल्दी हटा दिया उसको, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। द वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ए पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्वार्ट्ज की आपने क्लॉक्स देखी होगी घर पे जो घड़ियाँ होती है, जो दीवार की घड़ी जो है ना, वॉल वाली क्लॉक होती है, उस पर क्वार्ट्ज लिखा रहता है हर जगह। एक्चुअली पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब वो जो करंट है उसे मैकेनिकल स्ट्रेस में कन्वर्ट करना, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस को किसमें, सिग्नल्स, करंट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो क्वार्ट्ज इज द बेस्ट आंसर। हो गया, कितना सरल था, आसान था। चलिए, द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, तो ऐसे लगता है कि हाइड्रोजन तो बता दिया, अब दो और बता दो, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। एक्चुअल में इसने पूछा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम 3, तीनों के तीनों आंसर होंगे, तो इस पर ध्यान रखना, इस तरह की मिस्टेक नहीं है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शंस, बड़े टाइम बाद न्यूमेरिकल आया है तो कर लेते हैं। A इक्वल्स टू B, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, मतलब हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। आप हाफ लाइफ तभी कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों जब आप लोग जानते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। इसके लिए डेटा दे रखे हैं, यदि फर्स्ट एंड सेकंड डेटा को देखोगे तो B की कंसंट्रेशन को चेंज किया गया है, लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब रेट प्रपोर्शनल टू B के रेस्पेक्ट में, तो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूँ B/0। क्यों B/0? क्योंकि B के कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो सेकंड एंड थर्ड पे कंपेयर करिए, सेकंड से थर्ड में A को डबल किया गया, अब B को छोड़ दीजिए क्योंकि B से अफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो रेट आप लोग देख रहे हो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 मतलब एक तरह से 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लियरली डबल दिख रही है, एकदम आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ ये क्या हुई है, डबल हो गई है। इसका मतलब प्रपोर्शनल टू, जब भी रेट डबल होती है तो आप लोग कह सकते हो A/1। एक और तरीका भी है, दोनों एक्सपेरिमेंट ले लो, एक ऑल्टरनेटिव मेथड बता देता हूँ आप लोगों को। एक्सपेरिमेंट 2 ले लो, एक्सपेरिमेंट 2 को लिख लो 1.386 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² इक्वल्स टू K A/x। तो A की कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर दो 0.20⁻x। अच्छा, B को मैं नहीं ले रहा क्योंकि B के रिस्पेक्ट में 0 है, तो 1 हो जाएगा। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट जो स्मॉलर वैल्यू है उसको नीचे रख दो, 6.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इक्वल्स टू K, और यहाँ पे वैल्यू रख दो 0.10⁻x। इसे सॉल्व करोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा, 1 रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा 2⁻x इक्वल्स टू 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 2⁻x इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऑर्डर हमने डिफाइन कर दिया, मतलब रेट लो हमने डिफाइन कर दिया, और जब रेट लो डिफाइन हो गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोग जानते हो T½ जस्ट इक्वल्स टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, कर देंगे। अब देखिए K फाइंड आउट करिए सबसे पहले, K हमारे पास नहीं है, किसी एक में डेटा पुट कर दो, आप लोगों को K मिल जाएगा। जैसे 6.93, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। 6.93 मैं फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंटल डेटा उठा रहा हूँ, सिंपल दिख रहा है मेरे को, इक्वल्स टू 0K 0.10⁻1 0.20⁻2। क्लियर? क्या किया मैंने
मैंने सीधा लिख दिया रेट इक्वल टू के ए रेस टू समथिंग बी रेस टू समथिंग, ए रेस टू 1 बी रेस टू 0 हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो बी रेस टू 0 कर देना, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे ना। ठीक, अब इससे आप लोगों को के कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू तो हो गई 1.1 को इधर ले आइए, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा कितना, के इक्वल्स टू 6.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई, इधर से क्या ले आइए 0.1 ले आइए, के वैल्यू आ गई। के वैल्यू को यहाँ पे चिपका दीजिए, टी हाफ आप लोगों का आ जाएगा। तो टी हाफ जस्ट इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करिए 6.93 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.1। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, काट डालो इनको, ये हो गया, ठीक है, ये कट गया डेसिमल। तो कैलकुलेट आप लोग कर लेना, चलो मैं नहीं कर रहा है ना, कैलकुलेट करके आंसर बता देना, कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है कैलकुलेट कर देना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं मेरे को कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग आते नहीं है, लेकिन अब पजल सा फील हो रहा है, काफ़ी देर से लगा हुआ हो ना इसलिए। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट दैट डज नॉट क्रिस्टलाइज विद वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के साथ कौन क्रिस्टलाइज नहीं होगा। अब ये सब नाइट्रेट है, जब आप एस ब्लॉक में जाते हो तो आप लोग जानते हो कि अप टू डाउन जैसे जैसे आप जाते हो तो कैटाइन की साइज इंक्रीज होती है। कैटाइन की साइज इंक्रीज होने से मतलब आप लोग ये कह सकते हो फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम क्या होगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज तो कांस्टेंट है, साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। चार्ज अपॉन साइज रेशियो डिक्रीज होने से हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। यदि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि सबसे नीचे वाले जो हैं वो हाइड्रेटेड कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो सबसे नीचे वाला ढूंढ लो, तो जो है वो बेरियम सबसे टॉप पे है ना, सबसे बॉटम पे, सॉरी मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, सबसे बॉटम में बेरियम है। तो चलिए बेरियम हो गया। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एच, चलिए शुरू करते हैं क्योंकि दिख रहा है एक सिंपल सी मैकेनिज्म है और हमें इसी को सॉल्व ही करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग स्टार्ट हो जाइए, इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख लीजिए क्लोरीन, यहाँ पे एक कार्बोनाइल लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब आगे एक कंपाउंड है जो आप लोग देख रहे होंगे NH2CO, एक एक कार्बन का यहाँ पे हिसाब किताब रखिए, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ET3N, ET3N मतलब एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया गया। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे एक आप लोगों को क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, एक आप लोगों को एसाइल हैलाइड यहाँ पे दिख रहा होगा। इस एसाइल हैलाइड की रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल से करानी है और मेरे को जो न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है वो कौन है, दो NH2 थे, एक ये NH2 था, एक ये NH2 था। मैं इस वाले को चूज करूंगा, इसका रीजन ये है कि जो कार्बोनाइल के बगल वाला NH2 है वो कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में होने की वजह से क्या होगा, पुअर होगा, मतलब इसके जो लोन पेयर हैं ये तो ये कार्बोनाइल से चले गए हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना कि इसमें दो NH2 होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल में सेमी कार्बेजोन बनाते हो ना आप लोग, ये वही सेमी कार्बेजोन वाली रिएक्शन है। एसाइल हैलाइड पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, तो बेस की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट करा दो, क्लोरीन को यहाँ से निकाल दो, तो इसका प्रोडक्ट बना दो, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बना दो। बाकी सबको बिना छेड़े रखना, मतलब किसी को परेशान मत करना प्लीज़। तो ये डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे जोड़ दो NH और इस NH पे पीछे की साइड जैसा है वैसा ही प्रोग्राम रहने दो। तो यहाँ पे एक NH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया अपना। अब आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किसका होगा, एल्कीन का होगा। तो ये जो आप एल्कीन पार्ट देख रहे हो प्यारे बच्चों, इस एल्कीन पार्ट पे क्या कर दो, पॉलीमराइजेशन कर दो। तो इसका पॉलीमराइजेशन जब फ्री रेडिकल कराओगे तो आप लोग जानते हो दोनों तरफ से एक एक ऐसे निकाल दो, हाफ एरो। तो ये जो आपका कंपाउंड है कार्बन एंड कार्बन, इसका हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे एक जगह क्लोरीन जोड़ दीजिए, एक जगह यहाँ पे फ्री छोड़ दीजिए, एक जगह यहाँ पे इस एल्कीन पे N लगा दीजिए, बाकी एज इट इज सीधे सीधे नीचे आ जाओ, नीचे डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O के बगल में NH लगा दो,
NH के बगल में कार्बन लगा दो, CH2 कार्बन का हिसाब किताब मत बिगाड़ देना, C डबल बॉन्ड O और फिर एक NH2। ठीक, ऐसा कोई प्रोडक्ट दिख रहा हो तो देख लो, NH2CO CH2 NHCO यही प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मज़ेदार था, आसान था, थोड़ा सा आप लोग जो है मेरे को लग रहा है कि ढीले पड़ गए हो। तो काफ़ी देर से आप लोग लगे हुए बोले यार है ना इसने पका दिया यार, ये सीरीज होके पढ़ाया जा रहा है, इसने एक भी जोक नहीं सुनाया अभी तक, है ना, एक भी कहानी नहीं सुनाई। तो चलिए कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, बूढ़ी काकी की कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज करेक्ट। हेनरी लॉ आप लोग जानते हो, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, P=KHX, एक्स ऑफ गैस इन सोल्यूशन। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, P क्या है, प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर आप बोल दिए इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में वो कितना है। तो एक तरह से ये देखिए कि यदि P को कांस्टेंट कर दिया जाए, P को मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो फिर जो जितनी ज़्यादा सोल्यूबल गैसेज होगी उनके लिए KH क्या होगा, उतना स्मॉलर होगा, क्योंकि KH एंड X का मल्टीपल क्या है, P है, कांस्टेंट है। डिफरेंट गैसेज हैव KH वैल्यूज, डिफरेंट KH वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर, ऑब्वियसली करेक्ट है। अच्छा पूछा गया है नोट करेक्ट, है ना, तो इस पे ध्यान दें। द वैल्यू ऑफ KH, इस पे मार्किंग नहीं करें, ये करेक्ट है, बस करेक्ट है ना। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो K एंड KH इज फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, KH दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, यूनिट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। ठीक है, ये भी करेक्ट है। हायर द वैल्यू ऑफ KH हायर इज द सोल्युबिलिटी, बिल्कुल नहीं, KH की वैल्यू जितनी बड़ी होगी X उतना स्मॉलर होगा, यही इनकरेक्ट है भैया। आगे बढ़ लो, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब जल्दी निपटा देंगे इसको। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन आर C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। अच्छा ये डाइबेल H है, यदि आप लोग नहीं पहचान रहे हो तो इसको हम कहते हैं डाइबेल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो ये एल्डिहाइड बना दो आंख बंद करके। एक्चुअल में क्या होता है, डाइबेल H तो इसे कन्वर्ट नहीं करता है, डाइबेल H जो है इसे RCH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट करता है। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो फर्दर, तो ये इस तरह से हाइड्रोलाइज्ड होता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब OH एंड H को सेपरेट कर दीजिए, तो नाइट्रोजन पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन, इस तरह से, और इस पे क्या आएगा, OH। इसका फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करिए तो R, इस पे जो है एक H बना रहने दीजिए, फिर इस पे क्या होगा, दो OH आ जाएंगे और ये H बना रहेगा, साथ में अमोनिया निकल जाएगा। आप लोग जानते हो दो में से एक वाटर लॉस हो जाएगा, तो माइनस वाटर, इसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं RC डबल बॉन्ड OH। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का काम चल जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे इसे कर लीजिएगा। वाटर सैंपल एज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, आयरन 0.2, मैग्नीज 5.0। ये टिपिकल क्वेश्चन है, गंदा क्वेश्चन है, सीधा सीधा लर्न कर लेना कि कौन डेंजरस है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, इसके 5.0 ppm या इससे ज़्यादा होने पर ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, इसलिए इसे लर्न कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ml ऑफ 0.1 mH2SO4 सोल्यूशन एडेड टू 30 ml। तो एक तो है H2SO4, क्योंकि डेटा है तो साथ के साथ लिख ही लेते हैं, भला इसी में है। तो NH4OH है, इसका 0.1 m है और 20 ml है। ठीक है, इसका 0.2 m है और ml कितना है, 30 ml है। ठीक है, क्या बनेगा सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि आगे आप लोगों को pH कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे सभी केसेज में आप लोगों को देखना पड़ता है कि कौन एक्सेस है, क्या ये बफर बना या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक बेस ज़्यादा है। आप लोगों को ये सब डिस्कस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करो, इसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो। pH कैलकुलेट करने में इक्विवेलेंट बहुत हेल्प करती है, लेकिन इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करने से आपको मोलरिटी में प्रॉब्लम आएगी, फिर भी इक्विवेलेंट से कर लेते। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। मेरे हिसाब से जो है यह आ गया कितना, 20 20 44 आ गया, और 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो ये आ गए 6। तो
इसके 6 मिली इक्विवेलेंट है और इसके 4 मिली इक्विवेलेंट है। ये एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इससे हमने क्या डिसाइड कर लिया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एक्सेस है, इसका मतलब उसका कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ पार्ट बच जाएगा। तो हमारे रिजल्टेंट सोल्यूशन में बचेगा वीक बेस बच जाएगा क्योंकि एक्सेस है, प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। ये एक बेसिक बफर है। बेसिक बफर के लिए पीओएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीकेबी प्लस लोग सॉल्ट मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस मोलर कंसंट्रेशन। ये हेंडरसन इक्वेशन है। पीओएच जस्ट इक्वल्स टू पीकेबी दे रखा है आपको 4.7 प्लस लोग, अब कंसंट्रेशन पुट करनी है सॉल्ट की कितनी, सॉल्ट कितना बन गया, तो जितना न्यूट्रलाइज हुआ उतना सॉल्ट बन गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मोलारिटी से करना, 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 m, और ये इसको स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करके यहाँ कर देते हैं ना, आप लोगों को आराम से समझ में भी आ जाएगा इससे। तो देखिए यहाँ H2SO4 प्लस 2NH4OH गिव यू 1 अमोनियम सल्फेट प्लस 2 वाटर। ठीक, तो अब आप लोगों का H2SO4 कितना दे रखा है 20 ml मल्टीप्लाइड बाई 0.1, और ये क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मतलब 2 मिलीमोल रिएक्ट करेंगे। इसके कितने मिलीमोल दे रखे हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 6 मिलीमोल दे रखे हैं, 6 मिलीमोल, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को समझ में कम आ रहा हो तो एक बार दोबारा से देख लेना, रिपीट करके देख लेना। 2 मिलीमोल क्या है H2SO4 है, 6 मिलीमोल क्या है NH4OH है। तो 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद 2 देन 2 रिएक्ट विद 4, तो इसमें से -4 कर दीजिए। इसमें से -4 करोगे तो वीक बेस, यहाँ से देखना इस वाले पोर्शन से देखना, वीक बेस कितना बच गया 6 - 4 2 मिलीमोल। ध्यान से देखना वीक बेस बच गया कितना 2 मिलीमोल। ठीक, ऐसे ही आप लोग देखिएगा एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन सोल्ट कितना बना, तो 1 मिलीमोल H2SO4 गिव यू व्हाट 1 मोल सॉल्ट। समझ में आ रहा है बात? यदि 1 मोल H2SO4 होगा तो 1 मोल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो 2 मिलीमोल यदि हैं तो इसके कितने बनेंगे 2 मिलीमोल बनेंगे, तो सॉल्ट की अमाउंट भी लिख दीजिए 2 मिलीमोल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे जब मोल कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री से लिख दिया, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, मैंने नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री से लिख दिया कि 6 में से कितने बच गए 2 मिलीमोल बच गए NH4OH के, और ऐसे ही मैंने लिख दिया 2 मिलीमोल किसके बन गए सॉल्ट के बन गए। ठीक, जनरली हम ऐसे ही सोचते हैं जब मोल कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो और यहाँ पे पीएच को डिफाइन कौन करता है, वीक बेस का कॉन्जुगेट प्रोडक्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए उस पर फोकस करें। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले सॉल्ट में यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा NH4 ट्वाइस, तो 1 मोल ऑफ दिस सॉल्ट कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आयंस। बस यही चीज जो है ये गलत होती है, तो ध्यान से देखना यदि 2 मोल सॉल्ट है 2 मिलीमोल सॉल्ट है तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होंगे अमोनियम के मोल होंगे। आप लोगों को अमोनियम की कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, सल्फेट पे मत चले जाना, यही जनरल मिस्टेक होती है। यहाँ पे जरूर से नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यही मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी। आप लोगों को देखना वीक बेस का या वीक एसिड का प्रोडक्ट उसके कितने मोल हैं, तो अमोनियम के यहाँ कितने मोल हैं 2, तो 2 मिलीमोल सॉल्ट में टोटल मिलीमोल हो जाएंगे 4, तो 4 मोल हो गया सॉल्ट अपना और 2 मोल हो गया बेस। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 4 मोल सॉल्ट 2 मोल बेस, लोग 4/2, तो इसे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा घिचपिच सा हो गया है, फिर भी आप लोग जेई एस्पिरेंट हो सब समझते हो। 4.7 प्लस
अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे log 2 की वैल्यू आप लोग जानते हो 0.3, तो POH इक्वल्स टू 5। अब क्या देखो, अब क्वेश्चन पे चलिए आप लोग ऊपर देखिए, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 5। अब इतनी मेहनत करके यार आंसर आया और 5 आंसर नहीं लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जल्दी से आंसर लगा देते हैं, लेकिन यहीं से गलत होता है। आप लोग ये मानिए कि सबसे ज़्यादा लोग इसी मिस्टेक की वजह से घर आके कहते हैं अरे यार 3 तो गए यार, अरे यार, अरे सर क्या करें यार, उस टाइम पता ही नहीं चला, है ना। बस ध्यान रखिए, जब भी PH वाला क्वेश्चन आए तो प्लीज़ PH पे अंडरलाइन कर लें। आप लोगों ने POH कैलकुलेट करी थी, तो POH से PH कैलकुलेट कर लें। PH इक्वल टू 14 माइनस, ये 14 है, माइनस PH, तो 14 माइनस अपना आया था 5 इक्वल टू 9, तो आपका आंसर 9 होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या किया स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। हमने इसे कैलकुलेट किया, क्या सबसे पहले हमने कैलकुलेट किए दोनों के मिलीमोल, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया, एक्सेस के बचे हुए मोल कैलकुलेट कर लिए। सॉल्ट में ध्यान रखना वीक वाले का जो प्रोडक्ट है उसके आयन के मोल जरूर से कैलकुलेट कर लेना, वही काम की चीज़ है। चलिए लास्ट में हमने PH को देखा। फॉर इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम n इक्वल टू 8 टू n फाइनल n, प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n², रेडबर्ग कांस्टेंट, ये ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं न्यू बार जस्ट इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट RH अपॉन 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/, ये यहाँ पे 1 है ना, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये 1 है, ठीक। तो 1/n फाइनल स्क्वायर अपॉन 1/n इनिशियल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z², है ना, क्योंकि हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब इसे लिख लीजिए न्यू बार इक्वल्स टू RH अपॉन, क्योंकि हमें RH के टर्म में देखना है, तो NF² मतलब n² माइनस ये हो जाएगा अपना RH अपॉन NI, इनिशियल कितना था 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया, ठीक। अब इसे y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में रख दीजिए। तो अब इसे देख लीजिए y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसको mx में कन्वर्ट करेंगे तो इसे मैं लिखूंगा यूं, RH मल्टीप्लाइड बाई 1/n², ये हो गया अपना क्या x, और ये हो गया क्या m। अब देखिए ये ग्राफ जो है लीनियर है विद स्लोप RH, तो स्लोप क्या आया, mx होता है, m होता है स्लोप, RH ऑब्वियसली करेक्ट है। लीनियर विद इंटरसेप्ट माइनस RH, नॉन लीनियर। अब ज़रूरत नहीं आगे बढ़ने की, समझ में आ गया, सरल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आराम से समझ में आ गया होगा। ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम सोडियम आइंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर मोलैलिटी, ये तो कोई भी कैलकुलेट कर देगा, सोडियम का बस एटॉमिक मास से पता होना चाहिए। तो 92 डिवाइडेड बाई ग्राम, एटॉमिक वेट कितना हो गया ये 4, और 1 किलोग्राम पानी में है तो 4 मोल पर kg दे रखा है क्या कोई ऑप्शन, हाँ दे रखा है भैया, लो जी हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो हम ये उड़ा देंगे हवा में। तो आगे देखिए 0.5 मोल्स ऑफ गैस A, x मोल ऑफ गैस B, एक्सर्ट टेम्परेचर 200 पास्कल 10 मीटर क्यूब, और तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो PV बराबर nRT, यही दे रखा है ना। P कितना दे रखा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, PV दे रखा है क्या 10, ठीक है। n है 0.5 मोल ऑफ गैस A एंड x मोल ऑफ N1 एंड N2 को ऐड कर दीजिए, R जूल पर केल्विन पर मोल, अच्छा, और T हो गया कितना 1000। क्या पूछ रहा है कि R को यदि आप जूल पर केल्विन पर मोल में लोगे, मतलब ऐसा यूनिट में लोगे, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देख लो, क्या ये बाकी सब ऐसा यूनिट में है, तो 200 क्या है पास्कल ऐसा यूनिट है, मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है, केल्विन ऐसा यूनिट है, मोल ऐसा यूनिट है, तो अपने आप यार क्या होगा, ऐसा ही में होगा, जूल पर मोल पर केल्विन होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो काट दीजिए जो कट सकते हैं, काट पीट के नक्की करो। 0.2 डिवाइडेड बाई R माइनस 1/2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू हो गया 4 माइनस कितना R डिवाइडेड बाई 2R, ऐसा कोई है क्या, 4 माइनस R डिवाइडेड बाई 2R है भैया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, जोश खत्म हो गया होगा आप लोगों का। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग सब जानते हो।
ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत अंगेज्ड है, बहुत बिजी है, टाइम नहीं है इनके पास बिल्कुल भी, सबसे ख़राब बेस है ये sp2 कार्बन है, कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये sp3 ये सबसे बेस्ट बेस होगा, तो थर्ड सबसे बेस्ट बेस होगा, इससे ख़राब होगा फर्स्ट, और सबसे गरीब जो होगा वो सेकंड होगा। थर्ड फर्स्ट सेकंड आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसिड एनोडिक हाफ सेल लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05 फेराडे, मतलब IT की वैल्यू दे रखी है 0.05। ये आप लोग पढ़ते हो ना, I एम्पियर में T सेकंड में हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएंगे, कूलाम में करंट आ जाएगा। अमाउंट ऑफ PbSO4 कितना इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, तो W इक्वल टू होता है अपना M/NFIT। कितना मास होगा ये कैलकुलेट करना ना, तो M कितना हो गया, M दे रखा है 303। N वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हो जब एनोड होता है तो Pb+2 पहले से होता है PbSO4 में, और वो PbO2 में कन्वर्ट होता है, मतलब +4 में कन्वर्ट होता है, PbSO4 में Pb+2 है। तो N वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाई F मल्टीप्लाइड बाई 0.05F। तो भैया कैलकुलेट आप लोग जो है कर लीजिए, तो वैसे तो हो जाएगा, ये F से F काट दो, और 5/200, पता नहीं यार, अब कैलकुलेट तो आप लोगों को करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, थेलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इसलिए वो +1 स्टेट मोर स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट में जाके पेपर आसान लगने लगता है ना, शुरू में ज़्यादा परेशान करता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, पहले ब्रोमीन को रिएक्ट करवाना है। अब यही देखना है ब्रोमीन रिएक्ट कहाँ करेगा। मेरे हिसाब से तो ब्रोमीन को कहाँ रिएक्ट करना चाहिए, पहले एक बार आप भी सोच लो। मेरे हिसाब से बेंजीन के कंपेरेटिवली बगल वाला डबल बॉन्ड ज़्यादा सुटेबल होता है, मतलब एल्कीन ज़्यादा सुटेबल होती है, तो एल्कीन पे ब्रोमीन को रिएक्ट करवा दीजिए। ब्रोमीन आप लोग जानते हो, ब्रोमीन का पोलराइजेशन होता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, और इससे जो है ये एक इंटरमीडिएट बनाती है कुछ इस तरह का। आप लोग यूँ देखिएगा, ये इस तरह से आप लोग एक इंटरमीडिएट बना दीजिए, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। ये एक रिंग टाइप का इंटरमीडिएट बनता है जिसमें ब्रोमीन पॉजिटिव, ये एक साइक्लिक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ETOH भी डाला गया। ठीक है, Br ने ऐड किया, इसी के साथ क्या डाला गया, ETOH। तो ETOH भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस पे। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ चूज करेगा, जहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। देखो ब्रोमीन जिधर से इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, सॉरी है ना, उल्टा बोला मैंने, ये न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। तो अब देखना है यहाँ है कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इसे 2 नंबर दे देते हैं, इसे 1 नंबर दे देते हैं। आप लोग यदि समझ पा रहे हो तो यदि ब्रोमीन क्या करेगा, यदि ब्रोमीन जाएगा इस तरह से इधर, तो इस वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आएंगे, और यदि ब्रोमीन इधर से जाएगा तो इस पे कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आएंगे। इसके कार्बोकेटाइन कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसका मतलब ये इधर से अटैक करना चाहिए इस तरह से। मैं शायद कुछ और सोचने लग गया बीच में, मैं गलत दिशा में चला गया था। आप भी कई बार एग्जाम में ऐसे गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। मैं पहले मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे चला गया था, नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इंटरमीडिएट पे जाना चाहिए था। ब्रोमीन जब जाएगा तो उस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी इस पे ज़्यादा होगी, बेंजीन का रेजोनेंस है, इसलिए OT को इधर आना चाहिए, तो OET को इधर आ जाना चाहिए, ब्रोमीन को इधर आ जाना चाहिए। और भी कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों ने 30 क्वेश्चन एंजॉय करे होंगे। पूरे जोश के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को JEE एडवांस, JEE मेंस, नीट हर एक पेपर को सॉल्व करवा दूंगा, जितने भी हैं। पेपर ही नहीं, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर से कर देना, मेरे को इससे बहुत अच्छा लगता है। और जिन जिन के आंसर मैंने नहीं लिखे थे उनके आप लोग आंसर भी कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।